140 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन, फिर भी जब बात फीफा की आती है तो हमारा देश बस एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाता है। और लोग आपसे कहेंगे कि इंडिया में फुटबॉल का क्रेज नहीं है या फिर हमारे पास टैलेंट की कमी है। पर सच बात तो यह है कि इंडिया एक बार ऑफिशियली फीफा के लिए क्वालिफाई कर चुका था। जी हाँ, 1950 में इंडिया ऑफिशियली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुका था और जाने भी वाला था, पर हमने एंड मौके में उसे कैंसिल कर दिया। और आपने बचपन से सुना होगा कि इसकी वजह यह थी कि फीफा ने हमें निकाल दिया था क्योंकि इंडियन टीम के पास जूते नहीं थे, जो कि एकदम बकवास है। असली वजह इतनी अजीब थी कि अगर उस वक्त के इंडियन फेडरेशन ने अगर ये गलती ना की होती तो आज इंडिया क्रिकेट सुपर पावर के अलावा फुटबॉल सुपर पावर भी होता। उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स है और इसलिए उन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में फ्लाइट की टिकट तक बुक की। अब एक ऐसी मैसिव अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलने का मतलब यह था कि तब जो फुटबॉल का लेकर क्रेज बनता वो वहीं पर दफा। और जब क्रेज ही खत्म हो गया तब फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 40 सालों तक ना किसी सरकार ने ना किसी बड़ी कंपनी ने एक भी रुपया लगाया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था फुटबॉल का तो फिर नए बच्चे फुटबॉल सीखेंगे कहां से? नतीजा ये निकला कि जो बचे कुछ मिट्टी के मैदान थे वहां से भी अगर कोई वर्ल्ड क्लास टैलेंट बाहर निकलना चाहे तो उसे बेसिक कोचिंग तो नसीब नहीं। टैलेंट दब गया और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर सिर्फ एक ही खेल का कब्जा हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट में इतना पैसा और ग्लैमर आ गया कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर से लेकर मीडिया तक सब ने फुटबॉल से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। और सच्ची बात तो यह है, जो कि बहुत गर्वी बात भी है, पर हम एज एन ऑडियंस भी तो सिर्फ विदेशी फुटबॉल के दीवाने हैं। मोस्ट इंडियंस को यूरोपियन फुटबॉल के बारे में सब पता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, प्रीमियर लीग सब रात रात भर जाकर देख लेंगे, पर जब इंडियन फुटबॉल की बात आएगी तो पूरे स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं। पर चलो मान लेते हैं कि हमें स्पॉन्सर्स और ऑडियंस का सपोर्ट नहीं था, पर क्या हमारा सिस्टम इतना खराब था कि हम ठीक से टॉप 100 प्लेयर्स भी ढंग के चुन नहीं पाए? यहाँ एंट्री होती है हमारी AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदरूनी पॉलिटिक्स। और अगर आपने अजय देवगन जी की वो हाईली अंडररेटेड मास्टरपीस मूवी मैदान देखी तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस गजल की बात कर रहा हूँ। मैदान में बिल्कुल सच दिखाया गया है कि उस दौर में कैसे पूरा सिस्टम दो हिस्सों में बता हुआ था, कोलकाता लॉबी और हैदराबाद लॉबी। एक तरफ थे कोच सैयद अब्दुल रहीम साहब, जो पूरे देश से बेस्ट टैलेंट चुनकर एक ऐसी टीम खड़ी करना चाहते थे जो पूरी दुनिया को हिला दे। और दूसरी तरफ से फेडरेशन के वो लोग जो कि बस अपनी कुर्सी और अपने स्टेट के प्लेयर्स को टीम में घुसाने के लिए गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे थे। जब पूरी दुनिया फुटबॉल को एक हाईटेक साइंस की तरह ट्रीट कर रही थी, तब हमारे यहाँ सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हो रहा था, बल्कि इसे इंटरनल पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म पर चल रहा था। अब भले ही रहीम साहब ने हमें उस गंदे सिस्टम से लड़कर 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड जिता दिया, पर उनके जाने के बाद वापस से वो सिस्टम सड़ गया और उसका सीधा असर दिखता है हमारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस पर। इंटरनेशनल मैचेस में गेट हब जब हमारे प्लेयर्स जाते थे तब उन्हें कोई विदेशी एक्सपोजर था ही नहीं और उन्हें कोई ट्रेनिंग मिली ही नहीं थी, जिसकी वजह से हम लगातार हार रहे थे। और लगातार हारने का सबसे खौफनाक नुकसान पता है क्या हुआ? हम फीफा की रैंकिंग में गिरते गिरते टॉप 100 से भी बाहर निकल गए। और फीफा का रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपको सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बड़ी बड़ी एशियन टीम्स जैसे जापान, साउथ कोरिया और ईरान से भिड़ना पड़ेगा। चाइना और जापान जैसे देशों में बच्चों को स्कूल से ही वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। उनके सामने बिना किसी तैयारी के हमारी यंग टीम टिक ही नहीं पा रही थी और हम लोग पहले राउंड में ही आउट हो जाते थे। स्टेक्स इतने हाई हैं कि अगर हमने अगले 5 सालों में अपना ग्रास रूट लेवल पूरी तरह नहीं बदला तो इंडिया कभी भी फीफा खेल ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंडिया 2030 या 2034 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए? शायद एक लूपहोल है। और अगर आपको इस हिडन स्ट्रेटेजी और फीफा के बदलते नए रूल्स के बारे में जानना है तो फिर आप लोग कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल रोड जोन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं अनुरोध दास, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।